इस वीडियो के दौरान हम कुछ ऐसी बातें जान रहे हैं जो कि पोटेशियम फर्टिलाइजर से रिलेटेड है और वो आपके एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती हैं। एग्रीकल्चर की किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। पोटेशियम फर्टिलाइजर में पोटेशियम वर्ड जो है यहाँ इसका सिंबल के से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। वैसे एग्जाम में शायद ना आए लेकिन ये तो पता होना चाहिए हमें कि ये के इसलिए है क्योंकि इसे हम केलियम, जो कि एक लैटिन भाषा का वर्ड है ना, लैटिन वर्ड है ये केलियम, तो उससे निकाला है इसका सिंबल के। तो है पोटेशियम लेकिन सिंबल के क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि वो केलियम से लिया गया है। दूसरी बात, पोटाश भी कहा जाता है, इसे पोटाश फर्टिलाइजर भी हम कहते हैं, जो कि दो वर्ड से मिलकर बनवाते हैं हम, पॉट प्लस ऐश। पॉट प्लस ऐश, वुड ऐश। ऐश कौन सी, लकड़ी की जो राख होती है, तो लकड़ी की राख में भी आपको पता होना चाहिए पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे भी आप अच्छे से याद रखें। तो इसे हम पॉट प्लस ऐश के रूप में समझते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो पोटेशियम फर्टिलाइजर का बहुत फेमस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि पोटेशियम डिपॉजिट्स आर वेरी लेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर पोटेशियम की डिपॉजिट्स कम है, या हम कह सकते हैं ऐसे ही कोई नेचुरल ओर्स नहीं है जिनसे हम फटाफट से क्या बना सकें या कम पैसों में पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स बना सकें। तो हम इतना पोटेशियम नहीं है हमारे पास, तो कहने का मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते हम। तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब 100%, लगभग 100% ही कह दिया, यानी 100% लगभग हम देख रहे हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। मतलब दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं, हम खुद बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि उसकी लागत बहुत ज़्यादा आएगी। तो इससे बेहतर है हम उसे बाहर से ही, जहाँ लोग बना रहे हैं वहीं से हम उसे प्राप्त कर लें, है ना। कि बेलारूस कंट्री जो है, बेलारूस से बहुत ज़्यादा पोटेशियम का इंपोर्ट किया जाता है। तो ये कुछ कुल मिला के कंट्रीज से इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो ये लाइन बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जिनका हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, या इंपोर्ट पे ही हम सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, इंपोर्ट करके काम में लेते हैं। तो इसे याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बच्चे को याद होता है, होना भी चाहिए, कि पोटेशियम यानी के प्लस को अगर K2O में बदलना है तब किसका मल्टीप्लाई करना है। ये परसेंटेज में है, परसेंट के प्लस को परसेंट K2O में बदलना है तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0.12 का, 1.20 का, किसका 1.20 का। जबकि K2O को अगर K प्लस में बदलना है तो 0.83 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि K2O बड़ा है, उससे छोटा टर्म में बदलना है, K प्लस में बदलना है तो 0.83, और K प्लस छोटा है तो उससे बड़े टर्म में बदलना है तो बड़े टर्म का मल्टीप्लाई यानी 1.02। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ये हम बात कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में तो इसके इतने नेचुरल ओर्स नहीं है, या हम उसे कुल मिला के बना नहीं पा रहे हैं। लेकिन जहाँ जो कंट्रीज़ बना रही हैं तो उसमें मेन ओर जो है, पोटेशियम के ओर्स जो हैं वो या तो क्लोराइड फॉर्म में होते हैं, या वो सल्फेट फॉर्म में होते हैं, या फिर वो नाइट्रेट फॉर्म में होते हैं। तीन फॉर्म्स कौन कौन सी, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट। कुछ मिनरल्स याद रखने हैं हमें, जैसे कि पहला कार्नेलाइट, नाम तो सुना ही होगा कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला है KMgCl3.6H2O। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, हायर एग्जामिनेशंस में कहीं हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है। और साल्विनाइट और एक होता है साल्वाइट, दो टर्म्स होती हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। आज इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको ना कंफ्यूजन हो उससे, क्योंकि देखिए साल्वाइट जो है उसमें उसका फॉर्मूला है KCl, और साल्विनाइट में N आ रहा है, तो N से N वाली चीज़ मिलानी है, N से N वाली चीज़ यानी सोडियम मिलाना है। तो एक छोटा सा नेमोनिक दिमाग में रखें ताकि ये याद रहे कि साल्वाइट और साल्विनाइट दो मिनरल्स थे जिसमें पोटेशियम है, लेकिन साल्वाइट का फॉर्मूला सिर्फ KCl है, साल्विनाइट का क्या है हम देख रहे हैं KCl.NaCl है। ठीक है, ऐसे याद रखें। सल्फेट के मिनरल्स में हम आते हैं तो एक है काइनाइट, काइनाइट का हमला है KMgSO4Cl.3H2O। ये फॉर्मूले हो सकता है यूजी लेवल पे, यानी अंडर ग्रेजुएशन में हो सकता है, ना पूछें आपसे, लेकिन आप आफ्टर MSc की कुछ एग्जाम दे रहे हैं या UPSC लेवल पे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी दिमाग में रखते हुए चलें। 15.1% इसमें के रहता है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट मिनरल जो सल्फेट के रूप में है वो है लैंगमिनाइट, लैंगमिनाइट। ठीक है, तो याद रखना लैंगमिनाइट जो है उसमें K2Mg2SO4 का होल थ्राइस, इसे याद रखते हैं। पोटेशियम लगभग इसमें 18% रहता है। नाइट्रेट में तो वो सुना ही होगा फेमस इंडियन सॉल्ट पीटर, एक होता है चिली सॉल्ट पीटर, दोनों अलग अलग याद किए हुए हैं पहले हमने, है ना। नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर में भी आया थी ये बात। तो वैसे ही हम ये कह रहे हैं KNO3 होता है इंडियन सॉल्ट पीटर कहते हैं ऐसे। तो इंडियन सॉल्ट पीटर में लगभग पोटेशियम 39% रहता है। तो इन चीज़ों, इन सारे मिनरल्स के नाम और उनके फॉर्मूले अगर हो सकें तो याद रख लीजिएगा। ओके, अब कुछ बातें जो फर्टिलाइजर से पूछी जा सकती हैं, जैसे कि MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, के नाम में म्यूरेट क्यों आ रहा है। म्यूरेट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये म्यूरेटिक एसिड से लिया गया है। म्यूरेटिक एसिड कौन सा एसिड है, HCl है। अगर
आपने HCl का ये नाम नहीं पढ़ रखा है ना, म्यूरिएटिक एसिड, तो आपको ये बहुत अजीब लगेगी बात, यार म्यूरिएटिक एसिड HCl को बोल रहे हैं, पता ही नहीं था हमें तो। क्यों? क्योंकि HCl इतना कॉमन साइंस में हमने सुना है, लेकिन कभी ये नहीं सुना कि इसका नाम म्यूरिएटिक एसिड भी है। तो इसीलिए इसे म्यूरिएटिक एसिड से इसका नाम में आया, क्योंकि देखिए HCl जो है इसी के पोटेशियम के साथ रिएक्शन होकर उसे KCl में बदला जाता है, तो इसीलिए उसका नाम रख दिया म्यूरेट ऑफ पोटाश। ठीक है, तो इसे बनाने के दो मेन मेथड्स होते हैं, एक फ्लोटेशन मेथड और दूसरा होता है रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। फ्लोटेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि ये जो साल्विनाइट है इसके अंदर NaCl भी है, KCl भी है, तो इनकी अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी पे इन्हें हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बिहाफ पे इन्हें अलग करते हैं कि भाई जो चीज़ हम देख रहे हैं कम स्पेसिफिक ग्रेविटी की होगी, जैसे कि हम कह रहे हैं KCl हल्का होता है तो KCl ऊपर रह जाता है, NaCl नीचे रह जाता है, तो उसको हम फ्लोटिंग प्रोसेस कहते हैं। इस तरह से उनको सेपरेट कर लेते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन में इनके सॉल्यूशन बना लेते हैं, ये साल्विनाइट का सॉल्यूशन बना के इसकी सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पे लिख लीजिए। अगर आप इन चीज़ों को याद ना कर पा रहे हो सुन के तो लिख लीजिए, इसे हम इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। उसके बाद इसे क्या किया जाता है, उस सॉल्यूशन का हम टेम्परेचर इनके अलग सॉल्युबिलिटी के हिसाब से, टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करते हुए इनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है KCl और NaCl की, तो उनके हिसाब से इन्हें अलग कर लेते हैं। तो ये मेथड भी थोड़े वैसे डेप्थ में जा रहे हैं, है ना, पर अगर नाम के साथ में कुछ याद रखना हो तो ये चीज़ें याद रख सकते हैं। एक चीज़ ये भी पूछी जा सकती है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग K2SO4, जो हमने जाना था SOP, जैसे हम कहते हैं सल्फेट ऑफ पोटाश, है ना, जिसमें सल्फेट कितना, पोटेशियम कितना परसेंट है, 50% है। याद किया था हमने पिछले वीडियो में भी। अच्छा, पिछले वीडियो के बारे में मैंने शायद आपको बताया नहीं है। पिछला वीडियो जो है वो मैंने किसानों को ध्यान में रखते हुए बनाया है, और वो अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन चीज़ों को भी ज़रूर जानें, क्योंकि इन चीज़ों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। ये तो एग्जामिनेशन में पूछने वाली बातें हैं, पूछी जाएंगी तो पूछी जाएंगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल नॉलेज से भी चीज़ें क्वेश्चंस उठते हैं, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ओके, अभी हम ये कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग K2SO4 सल्फेट ऑफ पोटाश जो है उसे बनाने के 4 मेन प्रोसेस होते हैं। इनके सिर्फ नाम याद करेंगे हम, लेकिन आपको ऐसा चुल हो कि नहीं भाई हमको तो बताओ प्रोसेस, तो मैं कोशिश करूँगा। एक चार्ट आ रहा हो आपके सामने स्क्रीन पे, इनकी डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पूछें कम ही जाते हैं क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, तो इनके नाम ज़रूर याद रखें कि जैसे कि लैंगमेनाइट प्रोसेस होता है जिसमें ये लैंगमेनाइट काम में लिया जाता है, कहाँ गया ये रहा, तो लैंगमेनाइट काम में लेते हैं। एक ट्रोना प्रोसेस होता है जिसमें ब्रूका और ऐसे कमते कुछ मिनरल्स काम में लेते हैं। मैनहेम प्रोसेस होता है, एक ग्लेसेराइट प्रोसेस होता है। तो इन चारों नामों को ज़रूर याद रखें। प्रोसेस अगर मन हो तो पढ़ लेना, याद कर लेना, लेकिन इन प्रोसेस के नामों को तो एटलीस्ट याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में बात करी है। एक और चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है, वो है हम कहते हैं पोटेशियम की अवेलेबिलिटी। ज़मीन में, सॉइल के अंदर पोटेशियम अलग अलग पूल्स के अंदर बैठा है। ऐसा पोटेशियम है कुछ जो फिक्स हुआ हुआ है, जैसे हम देखते हैं फेल्सपार और माइका, नाम तो सुने ही होंगे। फेल्सपार और माइका जो है उनके अंदर पोटेशियम काफ़ी होता है, लेकिन ये पौधों को नहीं मिल रहा है। और 90 to 98% बातें आपको याद रखिएगा, 90 to 98% ऐसा ही पोटेशियम है ज़मीन में जो कि पौधों को मिल नहीं पा रहा, क्योंकि वो मिनरल्स के रूप में बहुत मजबूती से है। वो बहुत सारे सालों बाद कभी उसकी विदरिंग होगी तो कहीं पौधे को मिलेगा, पता नहीं कौन सा पौधा आएगा तब मिलेगा उसे। खैर, तो ये बात ये पता होनी चाहिए कि वो अलग अलग पूल्स में डिवाइडेड होता है, तो वो कम्प्लीटली अनअवेलेबल है। कुछ पोटेशियम ऐसा है जो क्ले के बीच में फंसा हुआ है। क्ले का मतलब समझते हैं, सेकेंडरी क्ले मिनरल्स जिन्हें हम कहते हैं, इलाइट जिसे हम कह रहे हैं, तो इलाइट में कहीं ना कहीं पोटेशियम फंसा हुआ है, तो वो भी पौधों को नहीं मिल पाता, बहुत स्लोली मिलता है। बेचारे की लाइफ ही निकल जाती है पौधे की, उसको मिल ही नहीं पाएगा। तो बहुत कम 0.2 से 1%, लगभग 0.2 से 1% ही पोटेशियम सॉइल के सॉल्यूशन में होता है, पानी में घुला हुआ होता है, मॉइस्चर में होता है, जो पौधों को मिल जाता है। समझ रहे हैं, पौधों को बहुत कम परसेंट, 0.2 से 1%। इसीलिए हमें पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स देने भी चाहिए, ताकि ये, क्योंकि आपको पता है पोटेशियम के क्या फंक्शंस हैं, उसके क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैं उन चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। मैंने वहाँ लग्जरी कंजप्शन के बारे में भी अच्छे से बातें करी हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर ये सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए देख रहे हो अगर आप, तो फिर मुझे लगता है पोटेशियम के फर्टिलाइजर के बारे में जान लो बहुत है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना दोस्त, तो फिर उन सारी चीज़ों को एक साथ जरूर देख लीजिएगा कि भाई मैंने पोटेशियम से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें थी वो सारी जान ली। वैसे ही मैंने कोशिश करी है फॉस्फोरस से जुड़ी हुई जो भी वीडियोस बना चुका हूँ मैं, तो उन्हें भी एक साथ कंज्यूम करिए। नाइट्रोजन की टॉपिक्स भी एक साथ ही सारे समझ लीजिए, ताकि दिमाग में फिट रहें चीज़ें, क्योंकि हमें बहुत धक्का लगता है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, मैंने भी करी है। तो उसके दौरान जब हम पढ़ लेते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन
एक दो मंथ बाद पता चलता है यार ये सब कुछ पढ़ा था, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, फिर उस पोटेशियम को वापस उठाओ, फिर वापस पढ़ो। इससे अच्छा सारा ही पोटेशियम की जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी एक साथ ही कंज्यूम कर लो। कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, उन वीडियोस के लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे ही, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, और साथ में इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।